आज की चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे पास दीपक फर्टिलाइजर्स से जुड़े कुछ दस्तावेज हैं और आज हम इन्हीं के आधार पर कंपनी को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि भाई कंपनी का हालिया प्रदर्शन कैसा रहा है, आगे बढ़ने की क्या संभावनाएं हैं, मैनेजमेंट क्या सोच रहा है और हाँ, कौन से जोखिम नजर आ रहे हैं। शुरू करने से पहले एक दिलचस्प बात मुझे लगी कि कंपनी ने साल भर में तो अच्छी तरक्की दिखाई है, पर पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ी सुस्ती भी है। हाँ, ये है। और कमाल ये कि इस सब के बावजूद शेयर का दाम साल भर में काफी ऊपर गया है। तो चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हाल की तिमाही Q1 FY 2026 के नतीजों पर एक नजर डालते हैं। बिल्कुल। कुल कमाई 2659 करोड़ रही। ये पिछले साल इसी समय से तो 17% ज्यादा है, लेकिन पिछली तिमाही से देखें तो लगभग उतनी ही है। हाँ। साफ है कि खाद वाला बिजनेस, जो इनकी कमाई का करीब 70% हिस्सा है, वो मजबूत चल रहा है, पर इंडस्ट्रियल केमिकल वाला हिस्सा वो थोड़ा धीमा है। हाँ, वो फर्क दिख रहा है। मुनाफा 244 करोड़ रहा, साल भर पहले से 22% ऊपर, पर पिछली तिमाही से 12% कम हो गया। अच्छा। EBITDA मार्जिन, कंपनी अपने कोर बिजनेस से कितना कमा रही है, वो साल भर में सुधरा है, 14.7% पर आया है। शायद खर्चे काबू में रखे उन्होंने। हाँ, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन का असर होगा। लेकिन पिछली तिमाही से दबाव में है, शायद कच्चे माल की बढ़ती कीमतों की वजह से। हाँ, इनपुट कॉस्ट का प्रेशर तो है ही। और इसी वजह से कमाई प्रति शेयर EPS भी पिछली तिमाही से 13% गिरी है। बैलेंस शीट पर देखें तो कैश थोड़ा बढ़ा है, करीब 444 करोड़। ठीक है। पर कर्ज काफी ज्यादा है, 4150 करोड़ से ज्यादा। इससे डेट टू इक्विटी अनुपात 60% के पार चला गया है। ओह, ये तो काफी है। कंपनी अपनी पूंजी के मुकाबले काफी कर्ज इस्तेमाल कर रही है। बिल्कुल। हाँ, एक अच्छी बात ये देखी कि इन्वेंट्री 10% कम हुई है, तो लगता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बेहतर हुआ है। हाँ, वो एक पॉजिटिव साइन है। और अगर हम इन दोनों हिस्सों को खाद और केमिकल को अलग अलग देखें तो तस्वीर और साफ होती है। हाँ, बताइए। देखिए, खाद वाले बिजनेस की तेजी के पीछे सरकारी सब्सिडी है, खरीफ की अच्छी मांग रही और इन्होंने मार्केट शेयर भी बढ़ाया है। अच्छा। और मैनेजमेंट यहाँ चुप नहीं बैठा है, वो नैनो फर्टिलाइजर और पानी में घुलने वाले नए प्रोडक्ट्स पर भी ध्यान दे रहा है। इसके लिए सालाना करीब 100 करोड़ रुपए R&D पर खर्च कर रहे हैं। ये तो अच्छी पहल है। दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल केमिकल, जो 30% कमाई देता है, वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है। मिथेनॉल के दाम में उतार चढ़ाव और दुनिया भर में टेक्निकल अमोनियम नाइट्रेट यानी टैन की मांग में कमी से मुनाफे पर असर पड़ा है। तो ये चुनौतियां हैं। हाँ, हालांकि मेडिकल ग्रेड अमोनियम नाइट्रेट में इनकी लगभग मोनोपोली है और LNG सप्लाई भी स्थिर है। ये इनकी ताकत भी है। बिल्कुल। और इन चुनौतियों के बीच मैनेजमेंट आगे के लिए क्या सोच रहा है, ये देखना अहम हो जाता है। सही कहा। कंपनी अपने गोपालपुर प्लांट में टैन बनाने की क्षमता बढ़ा रही है। इस प्रोजेक्ट की लागत अब थोड़ी बढ़ गई है, 2675 करोड़ हो गई है और उम्मीद है कि ये 2026 तक चालू हो जाएगा। ये बड़ा एक्सपेंशन प्लान है। हाँ, और मैनेजमेंट की नजरें सिर्फ देश में नहीं, विदेश पर भी हैं। अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया के बाजारों से 2026 तक 1000 करोड़ की कमाई का लक्ष्य रखा है इन्होंने। महत्वाकांक्षी लक्ष्य। इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी पर भी फोकस है, जैसे 2025 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 20% कम करना और वेस्ट रिसाइकलिंग 100% तक ले जाना, जो अभी 85% है। ये अच्छी बात है, आजकल निवेशक इस पर ध्यान देते हैं। और डिविडेंड की बात करें तो यील्ड अभी कम है, सिर्फ 0.6%। पे आउट भी करीब 14% ही है, तो लगता है कंपनी पैसा वापस बिजनेस में लगाकर उसे और बढ़ाना चाहती है। हाँ, ये मैनेजमेंट की ग्रोथ पर फोकस दिखाता है। योजनाएं तो अच्छी हैं, लेकिन जोखिमों को भी समझना होगा, है ना? बिल्कुल। जोखिम क्या है? सबसे बड़ा जोखिम तो मुझे लगता है खाद बिजनेस का सरकारी सब्सिडी पर टिके होना। करीब 40% कमाई वहीं से आती है। अगर पॉलिसी बदलती है तो सीधा बड़ा असर पड़ेगा। हाँ, ये निर्भरता तो है। दूसरा, कच्चे माल जैसे मेथनॉल और अमोनिया के दाम, इनमें उतार चढ़ाव का सीधा असर मुनाफे पर पड़ता है। तीसरा, जैसा आपने कहा, कंपनी पर कर्ज काफी है। इसका सालाना ब्याज ही करीब 350 करोड़ रुपए बनता है। ये कैश फ्लो पर दबाव डाल सकता है। सही। और हाँ, एक और बात, मौसम कैसा रहता है, ये बहुत जरूरी है। कम बारिश हुई तो खाद और केमिकल दोनों की मांग घट सकती है। ये एग्री डिपेंडेंट बिजनेस का रिस्क तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। अगर शेयर की चाल देखें तो दाम अभी 1600 रुपए के आसपास है। साल भर में करीब 66% बढ़ा है, जो काफी है। हाँ, काफी तेज भागा है शेयर। नीचे 1500 रुपए पर एक सपोर्ट दिख रहा है और ऊपर 1700 रुपए पर रुकावट है। एक तकनीकी सूचक है मैकडी, वो हाल ही में नीचे जाने का संकेत दे रहा है। अच्छा, तो उसका क्या मतलब हुआ? शेयर शायद कुछ समय के लिए एक दायरे में कंसोलिडेट कर सकता है और वॉल्यूम खरीद बिक्री वो भी कम हुआ है। ये थोड़ी सावधानी बरतने का इशारा है। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें, निवेश के लिहाज से क्या सोचना चाहिए? अगर छोटी अवधि की बात करें, छोटी अवधि के लिए शायद रुको और देखो वाली रणनीति ठीक रहेगी। इंतजार करें। हाँ, जब तक शेयर 1700 रुपए के पार मजबूती से अच्छे वॉल्यूम के साथ नहीं निकलता, तब तक इंतजार करना बेहतर हो सकता है। तिमाही मुनाफे में गिरावट और MACD का इशारा भी यही कह रहे हैं। और अगर लंबी अवधि का नजरिया रखें तो देखिए, लंबी अवधि का सोच रहे हैं तो तस्वीर ज्यादा उम्मीद जगाती है। FY 2027 में EPS में 180% से ज्यादा की भारी बढ़ोतरी का अनुमान है। ओह,
180%? हाँ, अनुमान ये है। और R&D में जो 500 करोड़ का निवेश कर रहे हैं वो भी भविष्य के लिए अच्छा संकेत है। इसलिए शायद 1500 साढ़े 1500 के आसपास धीरे धीरे खरीदारी करने पर विचार किया जा सकता है। ये दिलचस्प है कि सारे एनालिस्ट खरीदने की सलाह दे रहे हैं। हाँ, ये बात है। पर उनका औसत टारगेट प्राइस मौजूदा भाव से थोड़ा कम है, 1435 रुपए के करीब। हाँ, ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। लेकिन कुछ ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेशक दिसंबर 2025 तक 2180 रुपए और 2026 तक 3300 रुपए से ऊपर का लक्ष्य भी देख रहे हैं। ये लंबी अवधि के लक्ष्य जाहिर है मैनेजमेंट की महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं पर टिके हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि दीपक फर्टिलाइजर्स का एक हिस्सा मतलब खाद वाला तो मजबूती से चल रहा है, लेकिन दूसरा हिस्सा केमिकल वाला वो थोड़ा संघर्ष कर रहा है। सही। कंपनी पर कर्ज का बोझ है और बाहरी चीजों जैसे मानसून और सरकारी नीतियों पर काफी निर्भरता भी है। लेकिन मैनेजमेंट के पास आगे बढ़ने के बड़े प्लान हैं, विस्तार योजनाएं हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह का संतुलन बनाने वाला खेल है। Exactly. एक तरफ मौजूदा प्रदर्शन है, दूसरी तरफ भविष्य में बढ़ने की बड़ी संभावनाएं हैं, खासकर नए प्लांट और R&D से, और साथ में जुड़े हुए जोखिम भी हैं। सही। आगे क्या होता है ये देखने के लिए कच्चे माल के दाम, मानसून कैसा रहता है और सरकारी नीतियां किस करवट बैठती हैं, इन सब पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ। कंपनी सरकारी मदद पर इतनी निर्भर है और बड़े बड़े विस्तार प्लान कर्ज लेके पूरे कर रही है। ऐसे में अगर सरकारी पॉलिसी या कच्चे माल के बाजार में कोई बड़ा अप्रत्याशित बदलाव आ जाए तो कंपनी की लंबी दौड़ में टिके रहने की क्षमता पर कैसा असर पड़ सकता है। मतलब शायद ऐसा असर जो अभी के अनुमानों में भी न हो। इस पर सोचना जरूरी है।